नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में अजीब ही सूरत हाल है, अजीब अजीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अब आपको क्या बताऊं मैं इसके बारे में कि जब अमरीकी शहरी रेमंड डेविस साहब को आज लाहौर की अदालत में पेश किया गया, जहां मजीद 8 दिन के लिए उनका रिमांड लिया गया, तो मज़क्का खेज सूरत हाल ये थी कि अमरीकी कौंसल या अमरीकी सफारत खाने की तरफ से, अमरीकी हुकूमत की तरफ से रेमंड डेविस का कोई भी दिफा नहीं कर रहा, कोई वकील ही नहीं खड़ा किया गया। उसकी वजह यह है कि अमरीकी हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ यह है कि रेमंड डेविस अमरीकी शहरी जो हैं उनको डिप्लोमेटिक स्टेटस हासिल है, उनको इस्तिस्ना हासिल है सफारतकार की हैसियत से, और पाकिस्तानी हुकूमत या पंजाब हुकूमत ना तो उनको हिरासत में रख सकती है, डिटेन कर सकती है, और ना ही पाकिस्तानी अदालतें उन पर मुकदमा चला सकती हैं। और आज अमरीकी हुकूमत ने तीसरी दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर डिमांड किया है, मुतालबा किया है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से कि अमरीकी शहरी रेमंड डेविस को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनको अमरीका भेजा जाए। कुछ अमरीकी सफारतकार ये भी महसूस करते हैं, साथ ही साथ जो एक और कन्फ्यूजन चल रही, जो बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की नाज़रीन कन्फ्यूजन है, कि बहुत से अमरीकी सफारतकार पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तानियों को वियना कन्वेंशन का जो इंटरनेशनल कानून है डिप्लोमेटिक कन्वेंशन का, वो समझ ही नहीं आ रहा। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में कोई वकील, कोई सफारतकार जो है वो वियना कन्वेंशन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, समझा नहीं पा रहा पाकिस्तान के लोगों को। और दर हकीकत वियना कन्वेंशन को जब अप्लाई किया जाए तो रेमंड डेविस जो है उनको बिल्कुल क्लियर इस्तिस्ना हासिल है। यही वजह है कि आज अमरीकी एम्बेसी ने लंदन से बरतानिया के पहले क्वींस काउंसिल, जो मुसलमान क्वीन काउंसिल हैं, बैरिस्टर सिबकतुल्लाह कादरी, जो बड़े मुमताज़ वहाँ शख्सियत हैं और इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उसका एहतमाम किया कि वो बरतानिया में, लंदन में अमरीकी सफारत खाने में, एम्बेसी में आए और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल से बात की। हमने अमरीकी एम्बेसी से ये पूछा कि क्या सिबकतुल्लाह कादरी साहब को आपने हायर कर लिया, क्या आप उनको फ़ी पे कर रहे हैं? और उन्होंने कहा कि नहीं, उनको हमने हायर नहीं किया, लेकिन सिबकतुल्लाह कादरी साहब चूँकि इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी मीडिया से बात करें और पाकिस्तानी मीडिया को समझाएं कि इंटरनेशनल लॉ में रेमंड डेविस की इम्यूनिटी की, काउंसलर जो स्टाफ है उसकी क्या सूरत हाल होती है। वो जो इंटरव्यू था 20 मिनट का, उसमें से मैं दो इक्तसाबात आपको दिखा रहा हूं, जिसमें हमारे न्यूज एंकर पर्सन रहमान अजहर जो हैं वो लाहौर के अंदर हैं और सिबकतुल्लाह कादरी साहब लंदन में अमरीकी सफारत खाने में मौजूद हैं। और उनके पीछे जो आप देखेंगे कि ब्लू स्क्रीन है, उस ब्लू स्क्रीन पे आपको क्लियरली लिखा हुआ नजर आएगा यूएस एम्बेसी लंदन। तो पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि जो काउंसलर स्टाफ होता है उसको किस किस्म की इम्यूनिटी हासिल होती है, क्या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने का मतलब यह है कि आपको सफारती इस्तकना यानी कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है कि नहीं हासिल है? जरा देखिए उसका क्या जवाब देते हैं। ये सिबकतुल्लाह कादरी साहब, ये जो बात की जाती है कि सिर्फ सफारती पासपोर्ट या सफारती वीजा होना काफी नहीं, बल्कि दफ्तर खारजा के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस्तिस्ना हासिल होता है जो दफ्तर खारजा के साथ रजिस्टर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के कोई मानी नहीं है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक वीजा इज नथिंग। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आया आप डिप्लोमेटिक स्टाफ के मेंबर हैं, और अगर हैं तो किस कैटेगरी में। अगर हाई कमिश्नर हैं तो आपको, एम्बेसडर हैं या डिप्टी एम्बेसडर हैं तो आपको टोटल इम्यूनिटी है, सिविल मामला, दीवानी अदालतों में भी और फौजदारी में भी। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हैं तो आपकी इम्यूनिटी फौजदारी में रह जाती है, दीवानी में नहीं। लेकिन जहां तक अगर आप काउंसलर स्टाफ हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत महदूद है। नाज़रीन, ये तो थे सिबकतुल्लाह कादरी साहब, जिनको कि अमेरिकन एम्बेसी ने जिनको बुलाया, अमेरिकन एम्बेसी लंदन में, वहाँ से पाकिस्तानी मीडिया से उनकी बात की। एक बात तो नाज़रीन बड़ी क्लियरली वाज़ेह हो गई, यहाँ से बड़ी साफ साफ पता चल गई कि यकीनी तौर पे अमेरिकी एम्बेसी लंदन ने सिबकतुल्लाह कादरी साहब को हायर नहीं किया था। उन्होंने अपनी आज़ादाना लीगल ओपिनियन दी है, कानून को आज़ादाना तौर पर उन्होंने इंटरप्रेट किया। और आपने सुना कि उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्ड करना कोई माना नहीं रखता है, डिप्लोमेटिक वीज़ा कोई चीज़ नहीं होती है। डिपेंड ये करता है कि जिस मुल्क में है वहाँ सफारतकार को क्या दर्जा दिया गया है, क्या सफारती दर्जा दिया गया है और फिर किस लेवल में दिया गया है। एम्बेसी स्टाफ का डिफरेंट लेवल है और काउंसलर स्टाफ का डिफरेंट लेवल है। और उन्होंने ये भी कहा कि काउंसलर जो स्टाफ होता है उसके जो है बड़े महदूद होते हैं राइट्स। मैं अब आपको दूसरा उनका एक क्लिप सुनाता हूं इसी इंटरव्यू में से, जहां उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो लाहौर में काउंसलेट में गाड़ी जो थी जिसने हिट किया और तीसरा बंदा अबैदुर रहमान जो है वहां पे हलाक हुआ, उस गाड़ी का क्या स्टेटस है, उसका क्या करने की जरूरत है? चाहते हैं, ये दूसरी गाड़ी वाला मामला है, टक्कर से हलाक हुआ एक शख्स। इस हवाले से कहा जा रहा है कि कौंसलेट जो है वो ताउन नहीं कर रहा। अब इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें कौंसलेट की पोजीशन क्या होती है और हुकूमत या पुलिस जो है वो क्या कानूनी पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं? अगर वो कौंसलेट का एम्प्लॉय था तो वो से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उसने एक आदमी को नेग्लिजेंट ड्राइविंग के तरीके मारा है, मैनस्लॉटर का केस भी हो सकता है। और लेकिन इस मामले में अदालत तो कुछ नहीं कर सकती। अमेरिकन एम्बेसी
اگر وہ ملک سے باہر چلا گیا ہو کون جانتا ہے. اس معاملے میں پاکستانی پولیس کو چاہیے تلاش کرے اسے اور پکڑے. ان کو پتا تو معلوم ہوگا کہاں رہتا تھا. کوئی نئی بات تو نہیں. ہمارے تو بھائی بڑے بھائی ہیں نا امریکن, تو سب کا معلوم ہونا چاہیے کون کہاں رہتا تھا, وہ بندے کا کیا نام تھا. ہماری بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے معلوم کرنا کہ اس کا نام کیا ہے, کہاں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو اصل مسئلہ ہے یہ مرڈر والا, سیلف ڈیفنس والا, اس کو سالو ہونا چاہیے. یہ جوک ہو رہا ہے نا کہ فورن آفس بتا نہیں رہا ہے کہ بھائی ہمیں خط ملا تھا, نہیں ملا تھا, بات ختم ہو جائے گی جیسے راجہ صاحب نے کہا ہے. اور جہاں تک گن لے کے گھومنا ہے, اگر اس کو امیونٹی تھی اس شخص کو جس نے قتل کیا تو گن لے کے بھی گھوم سکتا تھا, وہ بھی جرم میں امیونٹی ہے, ساری تمام امیونٹی تھی اس کو. لیکن یہ ہے کہ اس وقت رحمان ملک صاحب فورن آفس خدا کے واسطے بتایا پاکستان کا بڑا نام بدنام ہو رہا ہے. کس قسم کی گورنمنٹ ہے؟ امریکن ایمبیسی جو ہے کہتی ہے جی ہم نے خط لکھا تھا, تو ان سے کہو کاپی بھیج دو خط کی اگر آپ کو خط نہیں مل رہا ہے, کیونکہ عدالت کورٹ بھی کہے گا آخر میں کہ بھائی امیونٹی ہے نہیں ہے, یہ مسئلہ پہلے طے کرو. لیکن ناظرین آپ نے کہ سارا کا سارا جو اقتصاد تھا وہ تو آپ نے سن لیا. جس خط کی بات ہو رہی ہے کہ امریکن ایمبیسی نے خط لکھا تھا مطلب 20 جنوری 2010 کو, خط میرے ہاتھ میں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میں اس موقع پہ اپنے گیسٹ کے ساتھ آپ کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب طارق فاطمی صاحب, پاکستان ایکس ایمبیسڈر ٹو یونائیٹڈ اسٹیٹس, منجھے ہوئے سفارتکار ہیں. طارق فاطمی صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. فاطمی صاحب کے ساتھ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب. اگر آپ لوگوں کو نہ یاد ہو تو آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور خرم دستگیر خان صاحب کا پی ایم ایل این سے تعلق ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور لاہور سے مجھے وایا سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق حسن صاحب, جن کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن اس لیے کروانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں, جنہوں نے ڈاکٹریٹ ان فلسفی ڈی فل جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد انہوں نے پوسٹ ڈاکٹورل ورک جو ہے انٹرنیشنل اور کمپیریٹو لاء میں کولمبیا یونیورسٹی سے امریکہ میں, ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں کیا, اور پھر امریکہ میں ہی ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی انہوں نے پوسٹ ڈاکٹورل ورک کیا انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے. یہ تو میرے تینوں گیسٹ ہیں. اسٹوڈیو سے میں ڈسکشن کا آغاز کرتا ہوں طارق فاطمی صاحب سے. فائز صاحب یہ کیا کنفیوژن ہے رحمان ملک صاحب کا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی اخبارات میں ایک سرخی تھی کہ رحمان ملک صاحب نے بڑا ڈھانٹا ساری پارلیمنٹ کو, سینیٹر میڈیا کو بھی بڑا